Okay, so let's start with the numerical. In the previous lecture, we have done the theoretical part. अभी देखो इसका एग्जांपल नंबर 1 है, जो थ्योरी पढ़ी थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे। इसमें है कि एक वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि स्मूथ है, इसमें किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं लिया है। यहाँ पे लिखा है कि ए राइट एंगल वेज ऑफ मास m, यानी ये जो वेज है इसका मास m है, and base angle theta resting over a smooth horizontal surface. If after, ये important line है, if after collision the ball start moving in vertical upward direction, then calculate. क्या निकालना है? Impulse of normal reaction applied by wedge on the ball. यानी ये बॉल जब इस पर हिट करेगी, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है, कोलिजन के बाद बॉल का जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। हमें बताना है कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जो वेज अप्लाई करेगा बॉल पर। तो कल जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले ये देखो कि जब बॉल इसको यहाँ पे टच करेगी ऐसे, सबसे पहले हमें नॉर्मल फोर्स बनाना है, तो ये होगा कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ओके, तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर मैंने जैसा बताया था, मैं इसको एन नॉट से ले रहा हूँ। बेसिकली ये एन नॉट क्या है? ये है इम्पल्स फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वेज। इसी टाइप से इसका जो रिएक्शन होगा वो इधर होगा। इसको भी मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा हुआ है एन नॉट, और क्लियर करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, this force experienced by wedge applied by the ball and this normal reaction applied by the wedge on the ball. क्योंकि नॉर्मल फोर्स बनाने का रूल हमें पता है कि ये एंगल 90 होना चाहिए। अब यहाँ से जो ये एंगल दिया हुआ था वो थीटा है। हमें इसमें निकालना है कि इम्पल्स फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द वेज ऑन दी बॉल। तो सबसे पहले इसमें चेक करो हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, ये जैसे मैंने पहले बताया था ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन में इस एन नॉट के कंपोनेंट बनाए, तो यहाँ पर देखो एक होगा एन नॉट साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों है? बेसिकली ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ लिखोगे एन नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, जो साइन में बदल जाएगा। उसी टाइप से एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर आएगा, ये होगा एन नॉट, होगा साइन, बट हम लोग कॉस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एंगल 90 माइनस कॉस थीटा है, तो ये हमने इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कौन फील कर रहा है? वेज फील कर रहा है बाय द बॉल। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ लगा है, इसका टाइम ड्यूरेशन के बारे में सोचो। बॉल आएगी, कोलाइड करेगी और चली जाएगी, तो उस थोड़े से टाइम इंटरवल पर जो फोर्स लगेगा वेज पर, नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई करेगा वो एक इम्पल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल कम है। अब ये जो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ लग रहा है, इसके पास दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दूसरा माइनस वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि जो नॉर्मल फोर्स होगा इस वेज का ग्राउंड के साथ में, जो मैंने N2 से बना के बताया था, ऐसे N2 और N2 लास्ट वाली थ्योरी में, वो भी इम्पल्सिव होगा। जब ये बॉल इस वेज को टकराएगी उस टाइम इंटरवल में जो नॉर्मल फोर्स है बिटवीन वेज एंड ग्राउंड वो भी चेंज होगा, तो वो हम बोलेंगे कि ये भी इम्पल्सिव है नॉर्मल, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है वो भी इम्पल्सिव है। अब यहाँ स्पेशल क्या है कि ये तो इम्पल्स हो गया जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से वेज पर पड़ा, अब इसका रिएक्शन भी होगा। तो अब देखना इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ ऐसे, ये देखिए, तो अगर ये एंगल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कितना है, यहीं से अगर एंगल मेजर करना स्टार्ट करो ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी हमारा 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा एन नॉट साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आएगा? क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है इसलिए। और यहाँ पर क्या होगा? एन नॉट कॉस थीटा।
अब ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वेज ने अप्लाई किया है बॉल पर। ये इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, इम्पल्स दोनों का डायरेक्शन सेम है। दूसरा ये देखा कि जो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्सेज हैं या नॉर्मल रिएक्शंस हैं, वो ऑल डायरेक्शंस में इम्पल्सिव होंगे। अब अपना क्वेश्चन ये था कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द वेज ऑन दी बॉल। तो मुझे बॉल पर निकालना है, तो इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करनी है, किसके लिए? बॉल के लिए अप्लाई करनी है। तो जब इसको बॉल के लिए अप्लाई करेंगे, और वो भी मैं कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में अप्लाई, तो थ्योरम क्या कहती है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस लिखिए, प्लस अगर उस पर कोई इम्पल्सिव फोर्स है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो इम्पल्सिव फोर्स है वो एन नॉट है, तो ये मैंने एन नॉट लिखा। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे लिखना है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब इसकी वैल्यू देखो। तो जो इनिशियल मोमेंटम है बॉल का, बॉल यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। अगर इसका मास स्मॉल m है जो कि दिया है, तो नेगेटिव x की वजह हम यहाँ लिखेंगे माइनस एम वी नॉट। अब ये देखो x डायरेक्शन में इस बॉल पर कोई इम्पल्स लग रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में ये है वो नॉर्मल इम्पल्स जो वेज ने बॉल को अप्लाई किया, हमें देखना है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में ये दिखाई दे रहा है, देखो एन नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस एन नॉट, यहाँ पे डैश कर दो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही नहीं है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, वो इम्पल्स जो बॉल को मिलेगा, क्योंकि आप जानना चाह रहे हो बॉल की फाइनल वेलोसिटी। तो पहले लिखोगे बॉल का इनिशियल मोमेंटम, फिर ये देखोगे क्वेश्चन में क्या बॉल पर कोई एक्सटर्नल इम्पल्स पड़ा है। तो यहाँ पे दिख रहा है यस मिला है। कितना मिला है वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी। हम लोग ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये एन नॉट साइन थीटा वो इम्पल्स है जो बैज ने बॉल को दिया है एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखना होगा एन नॉट साइन थीटा। अब आगे चलो, अब मुझे बताना है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल। क्वेश्चन में कहा गया था कि बॉल स्टार्ट मूविंग इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर कट मेंशन है कि कोलिजन होने के बाद बॉल का कोई भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 0। अब देखिए एन नॉट साइन थीटा का वैल्यू आएगा एम बी नॉट। यहाँ से अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि इम्पल्स कितना होगा, तो एन नॉट की वैल्यू होगी एम बी नॉट अपॉन साइन थीटा। ये वो इम्पल्स है जो वेज ने इस बॉल को दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे आके सॉल्व किया, एम बी नॉट अपॉन साइन थीटा। अब इसमें देखो क्या और भी वेरिएशन हो सकते हैं, देखते हैं करके। अब देखो इसका एक और वेरिएशन जैसे मैंने लिया, यहाँ पे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। एज पर द क्वेश्चन इसमें साफ लिखा हुआ है कि इफ आफ्टर कोलिजन द बॉल स्टार्ट मूविंग इन वर्टिकल अप डायरेक्शन, यानी ये जो बॉल आ रही है ये ऐसे इधर जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी की मोमेंटम या वेलोसिटी जानना चाहते हो इम्पल्सिव फोर्स के केस में, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ये कहती है कि उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम लिखिए, सर्च करिए क्या इस पर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में, और वो आपको फाइनल मोमेंटम देगा। यही है अपनी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब मान लो हमें पता है कि जब ये वाई डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करती है कॉलिजन के बाद, तो हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को लगाएंगे बॉल के लिए वाई डायरेक्शन में। ये देखिए अलोंग वाई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम में चेक करो कि कोई भी इनिशियल मोमेंटम जो बॉल के पास था वाई डायरेक्शन में, लेकिन प्रॉब्लम में साफ दिखाई दे रहा है कि बॉल हॉरिजॉन्टली आ रही है, मतलब देयर वाज नो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या वाई डायरेक्शन में इस बॉल पर कोई इम्पल्सिव फोर्स पड़ा है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एन नॉट कॉस थीटा है अपने डायग्राम में, जो यहाँ से ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये वाई डायरेक्शन में बॉल पर लगेगा। इम्पल्सिव क्यों है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे एन नॉट कॉस थीटा। क्या बॉल के पास कोई फाइनल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में? यस। बॉल का मास एम और बी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट करती है, तो हमने ये ले लिया।
हम लोगों से पूछा गया था कि वेलोसिटी बताइए बॉल का आफ्टर कॉलिजन के बाद, और वो ये है v। तो v का वैल्यू कितना होगा, n नॉट cos थीटा डिवाइड बाई मास। अब यहाँ से देखिए v, n नॉट का वैल्यू थोड़ी देर पहले अभी हमने सॉल्व किया था, और वो वैल्यू हमें पता है कितना निकाला था, वो वैल्यू लाके यहाँ पे फिर से रख दो। तो n नॉट अभी पीछे क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, वो निकाला था एम बी नॉट अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा एंड मास। ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिलेगी देखिए कितनी आएगी, v नॉट cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी cot थीटा। तो अब ये जो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आएगा आफ्टर कॉलिजन वो होगा v नॉट cot थीटा। ये हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जनरल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि वाई डायरेक्शन में जब भी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन पूछा जाए तो ये देख लेना कि प्रॉब्लम ने कॉलिजन के बाद उसको कहाँ जाना बोला है, वाई में जा रही है, एक्स में जा रही है, रेस्ट में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। अब इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना हो तो वेज का मास दे दो, बॉल का मास दे दो और पूछो कितनी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एंगल और वी नॉट की वैल्यू ही तो चाहिए होगी। तो इस तरह से हम निकाल देते हैं कि इसको कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आंसर होगा वी नॉट कॉट थीटा। अब इसमें देखो कि इसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम बनाने वाला चाहे तो क्या कोई और वेरिएशन भी कर सकता है, देखो देखते हैं। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट आफ्टर कॉलिजन बताइए। अब इसमें वेज की वेलोसिटी बतानी है, क्या वेज मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जहां पे ये रखा गया है वो स्मूथ सरफेस है। तो अब मुझे ये जानना है कि वेज की वेलोसिटी क्या होगी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलती है, जिस बॉडी का आप फाइनल इनिशियल या कुछ भी जानना चाहते हो तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। ये इनिशियल मोमेंटम किसका लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ वेज। किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, ये वेज ऊपर तो उड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको लिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई इम्पल्स वेज पर पड़ा है और वही इसको फाइनल मोमेंटम देने वाला है। तो चेक करो कि वेज के पास इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या कोई था, कॉलिजन से पहले तो ये रेस्ट में था तो ये जीरो हो गया। अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या इसको इम्पल्स मिलने का कोई सोर्स है, बिल्कुल। जैसे ही बॉल इस पे टकराती है ये एन नॉट साइन थीटा वो इम्पल्सिव फोर्स है जो बॉल ने वेज को दिया एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखोगे एन नॉट साइन थीटा। फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा वो हमें देखना है, मास मान लेते हैं, वेज का वेलोसिटी dw है। अब फिर से देखो एन नॉट का वैल्यू हम इनिशियली सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना सॉल्व किया था, एन बी नॉट अपॉन साइन थीटा और इनटू साइन थीटा यहाँ पहले से है। मुझे वेलोसिटी ऑफ वेज चाहिए, तो ये जो मास है इस मास को कैपिटल एम है, ये ध्यान रखना है, स्मॉल एम है बॉल का, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली अगर वेलोसिटी ऑफ वेज आफ्टर जस्ट कॉलिजन कितना आया, मास ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड डिवाइड बाय द मास ऑफ द वेज। तो ये देखिए बड़े आराम से तुम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वेज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में एक और वेरिएशन हो सकता है। अब सपोज इसमें छोटा सा एक वेरिएशन और करो, और इसको साथ अगर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस वीडियो को जैसे बीच बीच में पॉज कर दिया करो और जो मैं पूछूं उसको खुद से ट्राई करो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पूछा, एक छोटा सा वेरिएशन ऐड कर रहा हूँ। अब देखो इसमें थोड़ा फिर मैंने चेंज किया। अब मान लो मैं जानना चाहता हूँ इम्पल्सिव ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन द वेज। अब ये कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले जब ये डायग्राम बनाया था तो वहां पे देखा था कि जब ये बॉल इस पे जाके हिट करती है तो एक ये नॉर्मल फोर्स है जो बहुत छोटे टाइम के लिए इस वेज पर अप्लाई होता है। जब हम लोगों ने इसके कंपोनेंट बनाए तो ये देखा कि ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, इस एंगल को मैंने लिया था 90 माइनस थीटा। इस नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स जो कि बॉल वेज पर अप्लाई कर रही है उसके दो कंपोनेंट बनाए थे, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आया था, एन नॉट कॉस थीटा, यहाँ पर कितना था, एन नॉट साइन थीटा। लेकिन अगर ये इम्पल्सिव फोर्स जब नहीं था, यानी बॉल जब इस पे नहीं टकराई थी, तो पिछली थ्योरी में मैंने समझाया था कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है N2 बाय द ग्राउंड ऑन दी वेज एंड ऑन द ग्राउंड बाय द वेज। तो वो एक सिंपल नॉर्मल फोर्स होता है।
बट अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो जब ये बॉल इससे टकराएगी उसी टाइम पर इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स डायरेक्शन में और एक होगा माइनस वाई डायरेक्शन में, और ये वो इम्पल्सिव फोर्स है जो बॉल ने वेज को दिया। तो अब ये जो एन नॉट कॉस थीटा है, उस थोड़े से इंटरवल में इस एन नॉट की वैल्यू को इम्पल्सिव बना देगा। और मैंने बिगनिंग में ही बोला था कि यहाँ दोनों टाइप के जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, चाहे वो बॉल का वेज पर हो या वेज का बॉल पर हो, दोनों इम्पल्सिव हैं। तो यहाँ डायग्राम से साफ दिखाई दे रहा है कि जो n2 की वैल्यू होगी वो n नॉट cos थीटा के इक्वल होगी, और ये जो n2 है इसको बोलोगे इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन दी वेज। बस ये सॉल्व हो गया। n नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, mv नॉट अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है cos थीटा। अब देखो ये mv नॉट cot थीटा ये आपके पास आ गया, इसको बोलेंगे इम्पल्सिव ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द वेज। अब क्या इस क्वेश्चन में और भी कोई चेंजेस किए जा सकते हैं? यस, एक वेरिएशन और पूछा जा सकता है। मान लो इसी वाली प्रॉब्लम में अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पहले सरफेस मैंने कंसीडर किया था और ये बोला था ये स्मूथ है ना? अब मैं बोल रहा हूँ ये स्मूथ नहीं है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। तो क्या यहाँ पे इम्पल्सिव फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा? तो सोचो कि जब बॉल इससे टकराई तो जो इम्पल्सिव फोर्स बना उसके दो कंपोनेंट थे। उसने नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड और बेस के बीच में था उसको चेंज किया, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यानी उसको हम लिखते हैं म्यू एन से। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को डिसाइड करता है। अब चेक करो कि ये जो कॉलिजन हुआ जिसमें इम्पल्स वाले केसेस आए, क्या ये नॉर्मल आपका इम्पल्सिव है? बिल्कुल है, अभी अभी सॉल्व किया है। कितना सॉल्व किया है? एम बी नॉट कॉट थीटा। तो क्या हम इसमें फ्रिक्शन को कह सकते हैं कि वो इम्पल्सिव फ्रिक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो ये इम्पल्सिव फ्रिक्शन होगा क्योंकि इसका नॉर्मल इम्पल्सिव है। तो यहाँ पे म्यू लिख दो और एम नॉट जो अभी निकाला है उसकी वैल्यू लिख दो एम वी नॉट कॉट थीटा। अब देखिए जैसे ही तुम इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके आओगे तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि म्यू एम बी नॉट कॉस थीटा सॉरी कॉट थीटा इसका इम्पल्सिव फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब इस प्रॉब्लम से हमने क्या देखा? बहुत सारे वेरिएशन देखे, वेलोसिटी निकालना, वेज का निकालना, नॉर्मल निकालना। अब इसको अगर न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन सीट करो या डीपीपी करो कहीं भी आएगा तो क्या दिया होगा? उसमें बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चेंज कर दूं, मान लो ये इतना डिस्कशन हो गया, ये तो अपना कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था। अब इसी में कोई क्वेश्चन एक बना के हमें देता है कि ये वाला जो एंगल है वो 37 है, यहाँ से जो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है मान लेते हैं उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और जो ये बॉल है इसका मास 200 ग्राम है। कॉलिजन होने के बाद ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाती है, और जो ये यहाँ पे वेज रखा हुआ है मान लेते हैं उसका मास 10 केजी है या 4 केजी है या 2 केजी है। तो ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे और जितने भी तुमने 5 टाइम के वेरिएशन डिस्कस किए हैं वो कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन वेज बॉल पर कितना करेगा, बॉल वेज पर कितना करेगी, नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव होगा नहीं होगा। फिर बाद में सारी चीजें पूछने के बाद लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ उसका फ्रिक्शन कितना होगा, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जा सकता है। तो हमें बस एक चीज याद रखना है, इस डिस्कशन में हमने ये सीखा है कि जिस चीज का वेलोसिटी और इम्पल्स और रिएक्शन मुझ पर पूछा जाएगा हम उसके लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, और जिसके लिए लगाएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। उस बॉल का इनिशियल मोमेंटम ढूंढेंगे, फिर ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉडी पर जिसका वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं क्या उस पर कोई इम्पल्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, और इम्पल्स देने वाला सोर्स एक्सटर्नल होगा। जिसकी वेलोसिटी निकालोगे उस पर पड़ेगा, वो खुद जनरेट नहीं करेगा। तो ये तुमने देखा। अब इसमें देखो एक और जिसे थ्योरी किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इस बार क्या किया है कि ए बॉल इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम हाइट एच, ठीक, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ आफ्टर कोलिजन with the plane ball start moving horizontally as shown in diagram, और एंगल है थीटा, यानी बॉल एच हाइट से गिरती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने लगती है। पिछले वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा।
उसमें हॉरिजॉन्टल आई थी और ऊपर गई थी, इसमें मैंने ऊपर से डाला है और इधर जा रही है। सबसे पहले इसमें ये देखो, कुछ भी करने से पहले एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड प्लेन, इस प्लेन को हिट करने से पहले यानी जस्ट बिफोर द कॉलिजन इसकी स्पीड क्या होगी, तो वो हम इजीली बता सकते हैं कि u इक्वल 2gh होगी। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले से। तो जब ये हिट करेगी उससे पहले इसकी स्पीड √2gh होगी। एक चीज ये होगी। अब दूसरा इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो। तो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बन जाएगा, सारी चीजें क्लियर। ये एंगल थीटा है। अब देखो, जब ये बॉल ऐसे ऊपर से ऐसे आएगी, आने के बाद सबसे पहले इसको टच करेगी और ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत स्मॉल होगा, मतलब नेचर इम्पल्सिव होगा। तो जहां पर ये टच करेगी वहीं से हम पहले नॉर्मल फोर्स बनाएंगे। नॉर्मल फोर्स का शर्त है कांटेक्ट सरफेस के साथ एंगल 90 होना चाहिए। तो देखो, ये एक नॉर्मल इसका इधर बना सकते हो। ये नॉर्मल होगा ऑन दी बॉल बाय द वेज, जिसको हम लोग लिखते हैं एन नॉट से इधर की तरफ। और जो दूसरा नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। बॉल जो इम्पल्सिव फोर्स है या जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा वेज और अप्लाई करेगी बॉल, और इसको हम लोग लिखते हैं एन नॉट से। ये भी स्टोरी हो गई। अब थोड़ा सोचो कि ये जो नॉर्मल है ये तो 90 एंगल पर है। अगर मैं फिर से वही एक्स वाई डायरेक्शन अपना बना लूं, क्योंकि मैं यहाँ ले रहा हूँ इस तरह से, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ये मेरा वाई एक्सिस होगा। ये डिसाइड कर लो। तो इस एक्स डायरेक्शन में बनाओगे तो देखो ये एंगल फिर से थीटा लिखोगे। यहाँ पर फिर से एंगल वही आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो एन नॉट है इसका यहाँ पर कंपोनेंट फिर से आ गया एन नॉट साइन थीटा। ध्यान से देखना है, दूसरा कंपोनेंट इस नॉर्मल फोर्स का नेगेटिव वाई में होगा एन नॉट कॉस थीटा। ये तो वो नॉर्मल फोर्स है जो बॉल ने वेज पर अप्लाई किया। इसी टाइप से इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी बन सकता है। ये देखो, इधर होगा और ऐसे होगा। अब ये एंगल देखो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हो कि ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लाइन मैंने वही है, थोड़ा डायग्राम दूर दूर कर दिया समझ में आए। तो ये वाला जो इम्पल्स होगा एन नॉट साइन थीटा। साइन क्यों, ये ध्यान रखना है क्योंकि एंगल थीटा नहीं 90 माइनस थीटा है। और यहाँ पर होगा एन नॉट कॉस थीटा। ये वो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स है जो बॉल पर लगेगा वेज के तरफ से, और जो नीचे की तरफ बना हुआ है वो इधर है। एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है साफ कि जो ग्राउंड के साथ नॉर्मल फोर्स होगा वेज का और ग्राउंड का, वो भी इम्पल्सिव होगा। तो ये नेचर तो हमें पता चल गया। ये तो हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि जो ये अपनी बॉल आ रही थी ऐसे यहाँ पे टकराई। अब देखो, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल के बारे में पूछूं तो ये थीटा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है। इसके आने की जो स्पीड थी वो u थी। इतनी जरूरत नहीं है, पर ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो ये पूरा एंगल है वो तो 90 है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स बनता ही सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस एंगल के बारे में तुम्हें पता है कि ये इतना थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा बचा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब इस वेलोसिटी u का अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट बनाना चाहूँ ऐसे, तो देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आएगा u cos थीटा, क्योंकि ये लाइन ही एंगल बना रही है। इस वेलोसिटी u का इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा थीटा होता तो होता u cos थीटा, बट एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये होगा u माइनस साइन थीटा। अब प्रॉब्लम में कहा गया था कि कॉलिजन के बाद ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v से जाती है। मतलब अपने क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये v है। अब यहाँ से ये नॉर्मल फोर्स जो बनाया गया ये इंक्लाइंड प्लेन से तो एंगल 90 रखता है, और बीच का एंगल मुझे पता है 90 माइनस थीटा है। तो इस वेलोसिटी का इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल थीटा होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कॉलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कितना कंपोनेंट होगा।
तो ये है कॉलिजन के बाद जाने वाली वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट निकलेगा वो होगा v cos थीटा, राइट। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं केवल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बात करूं तो जो वेलोसिटी कॉलिजन से पहले आ रही है वो है u sin थीटा, और जो कॉलिजन के बाद इस प्लेन के अलोंग दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है v cos थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्सेज हैं एन नॉट वेज का बॉल पर या बॉल का वेज पर, एन नॉट इधर है, ये दोनों इसके साथ एंगल देखिए कितना बना रहे हैं 90, चाहे इधर से देख लो और चाहे इधर से देख लो। मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि इस वेलोसिटी के पास दोनों के साथ जो इम्पल्सिव फोर्स है वो 90 डिग्री पर है। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी के अलोंग जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है उस डायरेक्शन में किसी टाइप का कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इसी सिचुएशन में यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का मान लो मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे इसी में कैसे सॉल्व, ये सिर्फ ये बताना है कि अगर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दी जाए बॉल के कॉलिजन के लिए तो इस बॉल का पहले क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम, फिर लिखोगे इम्पल्स और फिर लिखोगे फाइनल मोमेंटम। यही मैंने सिखाई है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। किस पर लगाने जा रहे हो, बॉल के लिए, तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है और ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाने से पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्स में, वाई में या कुछ और। यहाँ पर इस इक्वेशन को मैंने लगाया है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो इनिशियल मोमेंटम है क्या बॉल के पास कुछ, यस बिल्कुल है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एन यू साइन थीटा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एन यू साइन थीटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। क्या प्लेन के अलोंग किसी टाइप का कोई इंपल्सिव फोर्स है, जी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके साथ नहीं आ रहा है, ये जीरो हुआ। क्या फाइनल मोमेंटम है बॉल का, बिल्कुल है, मास, कितनी वेलोसिटी है, v cos थीटा, तो ये देखिए v cos थीटा आ गया। अब यहाँ से मास हम कैंसिल कर सकते हैं, तो u साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो अपने पास एक रिजल्ट आ रहा है कि v इक्वल u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और याद करो मैंने बोला था कॉलिजन से ठीक पहले इसके पास वेलोसिटी थी कितनी, √2gh, तो फाइनल आंसर होगा √2gh टेन थीटा। ये होगी बॉल की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद। इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि थोड़ा सा डायग्राम में ट्विस्ट करने से हम ये देख रहे हैं कि जब कॉलिजन के बाद वेलोसिटी निकाली तो वहां इंपल्सिव फोर्स का कोई असर नहीं पड़ा। और वैसे भी ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा जाता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स then there will be no change in momentum, we can apply law of conservation of linear momentum। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, यानी बॉल पर किसी टाइप का कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम आइसोलेटेड होगा, और सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो वी हैव ए लाइसेंस टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो तो वहां इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल होगा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v cos थीटा, मास तो सेम रहेगा, मास मास कैंसिल, तो इनिशियल फाइनल के इक्वल होगा। तो बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी लिख सकते थे u sin थीटा इक्वल v cos थीटा, तो वहां से v का वैल्यू मिल जाता है u tan थीटा, u हमें पहले से पता था तो ये 2g है tan थीटा आ गया। प्रॉब्लम ये मत देखो कितने करे, बस ये सोचो इसमें हो क्या रहा है। सिर्फ ये पहचाना गया कि इसमें यार इम्पल्स तो लग ही नहीं रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो ये तुम्हें आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूं और वेरिएशन में तुमसे ये पूछूं कि जब ये यहाँ पे कोलाइड करेगा तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस होगा। मान लो ये क्वेश्चन बना दिया तो देखना एफईडी तो हम बना ही चुके हैं, तो इतना वाला पोर्शन अगर हटा दें तो अपना काम हो जाएगा। ये देखो, मान लो मैंने इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन किया और बी पार्ट इसका लिया, और बी पार्ट में आप लोगों से पूछा कि ये बताइए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ द बॉल। तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम डी स्क्वायर।
अब देखो हाफ एन कॉमन ले लो, u का वैल्यू कितना था √2gh, तो ये 2gh होंगे, माइनस वी स्क्वायर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, कितना आया था, तो 2gh, रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर में है, साथ में क्या था tan थीटा, तो यहाँ पर होगा tan स्क्वायर थीटा। इसमें से काम करो 1/2n और 2gh भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 से 2 काट दो, तो यहाँ पर आएगा mgh 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन। तो देखो दूसरा आ गया। अब इसी में क्वेश्चन कोई बनाना चाहे, बॉल का मास दे देगा, एंगल तुम्हें दे देगा, वेलोसिटी दे देगा और सीधा पूछेगा कि बताइए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, तो ये एक तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, अभी देखो इसमें एक वेरिएशन और कर सकते हैं, वो भी बताओ। अब देखो इसमें एक चीज ऐड कर दी कि अब मुझे ये बताओ इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय प्लेन टू दी बॉल। अब इस पर निकालना है हमें इम्पल्स बॉल पर, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन किसके लिए लगाई जाएगी, बॉल के लिए। इम्पल्स किस पे ढूंढा जाएगा, ऑन दी बॉल, ये किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। अब इसमें चेक करो कि जो इम्पल्स प्रोवाइड हो रहा है ये मोशन हो किस डायरेक्शन में रहा है, फाइनली जा किधर रही है, एक्स डायरेक्शन में, और हमारे पास इनिशियल क्या था, वाई डायरेक्शन में। मान लो मैंने इसको वाई डायरेक्शन में लगाया, ये देखो, तो ये हमें सोचना पड़ेगा इक्वेशन लगाने से पहले किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, माइनस एम यू लिखोगे क्योंकि वाई के नीचे। अब ये चेक करो क्या इस बॉल पर कोई इम्पल्स है वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल है। ये देखो एन नॉट कॉस थीटा, ये एन नॉट कॉस थीटा क्या है, ये वो इम्पल्स है जो वेज इस बॉल को देगा, तो ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिख दोगे प्लस एन नॉट कॉस थीटा। अब देखो वाई डायरेक्शन में क्या बॉल का कोई मोमेंटम है, जी नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है कॉलिजन के बाद, तो ये जीरो हो गया। अब हमें निकालना क्या था, इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द प्लेन टू द बॉल, कितना आ गया, एन नॉट की वैल्यू आ गई एम यू अपॉन कॉस थीटा, और यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितना था, √2gh अपॉन कॉस थीटा। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जब हम एल्जेब्रिक फॉर्मेट सॉल्व कर देते हैं कंसेप्चुअली, तो फिर आ जाता है। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल का एक पार्ट था। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में और क्वेश्चंस, क्योंकि अभी इसके कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।